नहीं तो मतवा वोट अगर अब कटे हैं संजीव जी, तो मतवा वोट का तो एक प्रकार से झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर रहता है। तो फिर अगर मतवा वोटर भी अगर कटे होंगे तो इस बार तो जिनका नाम कटा होगा वो तो आएंगे ना वोट मतलब बूथ पर, और बूथ पर आकर के ये तो बताएंगे ना कि वो मतवा समुदाय से हैं और वो पहले इससे पहले वाले चुनाव में उन्होंने मतदान किया था और इस बार वो मतदान करने से वंचित रह गए। तो इसका मतलब जो है वो पूरा क्लियर, मतलब कोई भी ये नहीं है कि किसी एक जगह के किसी खास जगह से किसी खास समुदाय का वोट काट दिया गया है और किसी खास समुदाय यानी कि जो कोई एक पक्षीय है, खास करके अगर वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है तो उनका नाम नहीं काटा गया है। अगर ये आ गया कि दोनों का वोट कटा है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर उस वक्त इस प्रकार की स्थिति नहीं हो बनती है तो फिर ये ममता बनर्जी इसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठेगा कि एक ही खास करके पार्टी का वोट काटा गया जो समुदाय टीएमसी को वोट कर रही थी। देखिए, पहली बात तो ममता बनर्जी पहली बार तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है, वो जा ही रही है। दूसरी बात देखिए, नेता के लिए कुछ भी बोलना आसान, ब्यूरोक्रेट से प्रोटोकॉल में काम करते हैं, जो प्रोटोकॉल दिया जाता है उस प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देगी? कई बार ये रिक्वेस्ट डाला गया लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया। ये संविधान प्रदत्त अधिकार है चुनाव आयोग का, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 1950 से हो रहा है एसआईआर। ये अलग तरह की बात कही जा रही है। अब सवाल ये है कि अभी टीएमसी ये करे कि हमारे वोट काटे गए, ठीक है, मतलब वो जो इशारा कर रहे, फिर कहे कि मथुरा के भी वोट कटे और कटेगा मथुरा के वोट, इससे बीजेपी को भी नुकसान होने की संभावना है। तीसरी बात, अब वो ये कहेगी बंगाली प्राइड पर चोट पड़ा है, वो धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है इलेक्शन। और जो आज डेरेक ओब्रायन का जो मुद्दा था कि हमें ज्ञानेश जी ने बोला गेट लॉस्ट, यहां से निकलो, ये उनका बयान है। जो है वो इलेक्शन कमीशन पर एक प्रकार से बिलो द बेल्ट अटैक होना शुरू हो गया है। ये हो ही रहा है। ये देखिए, अभी दिल्ली बनाम बंगाल करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि देखिए इस बार जो बीजेपी का कैंपेन है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का या अमित शाह जी का या बीजेपी के बड़े नेता, वो बहुत ज्यादा दीदी पर अटैक नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर, इंडस्ट्री नहीं लगी। और आपको पता, कलकत्ता जैसा शहर जो कभी आप कहिए यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से लोग कलकत्ता रोजगार के लिए जाते थे, वो कलकत्ता ओल्ड एज सिटी हो गए, यानी बूढ़े बुजुर्ग वहां रहते हैं, उनके बच्चे नहीं रह रहे हैं। जिस बांग्ला प्राइड की बात होती है, वो सारे बच्चे तो या तो दिल्ली है या गुड़गांव है, बेंगलुरु है या विदेश में है, उन बच्चों को रोजगार नहीं मिला। जब ये सब मुद्दे उठ रहे हैं तो इनको डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। अब देखिए, हाकिमपुरा बॉर्डर पर जाने माने, मतलब भारत का कोई ऐसा नेशनल मीडिया नहीं था जो पहुंचा नहीं वहां पर, और हजारों की तादाद में लोग रोज बांग्लादेश जा रहे थे। और कब जा रहे थे? जब यूनुस की सरकार थी। अगर वो मूलतः बांग्लादेशी नहीं होते तो क्या यूनुस सरकार उस समय उनको एक्सेप्ट करती? जो लाखों लाख लोग गए वापस। और ये देखिए, वो खुद बोल रहे हैं कैमरा के सामने कि हमने 3 बार वोट दिया इलेक्शन में, यानी 15 साल से तो वो वोट देते आ रहे थे, 4 बार वोट दिया हमने। गांव के गांव खाली हो गए। क्यों खाली हो गए? तब तो देखिए जी, तब तो संजीव जी, तब तो ममता बनर्जी का ये गुस्सा तो एक प्रकार से जायज ही है ना। भले वो गुस्सा गलत रूप में हो, अब वो वोटर गलत रूप से थे, लेकिन ये गुस्सा तो जायज है। अब मान लिया जाए उनके सामने का थाली परोसा हुआ, उनके आगे से खींच लिया जा रहा है, तो ऐसे में ममता बनर्जी खुद गाउन पहन करके कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेंगी तो क्या करेंगे? आप ही बताइए। नहीं, वो जो करना है करे, लेकिन देखिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप पूरी डेमोग्राफी को बदलकर केवल आप 1-2 इलेक्शन जीत सकती हैं, लेकिन उसके बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा पूरा। जैसे सीमांचल में जब डेमोग्राफी बदली बिहार के सीमांचल में, तो अब वहां कांग्रेस नहीं जीतती, वहां आरजेडी नहीं जीतती, वहां ओवैसी जीतते हैं, और ओवैसी से समझौता करना पड़ता है तेजस्वी को।
हम्म। तो कम्युनल पॉलिटिक्स दोनों तरफ के लिए खतरा है, चाहे वो हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स हो या चाहे मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कम्युनल पॉलिटिक्स जो भी कर रहा है वो दोनों हिस्से के लिए खतरनाक है। अब आइए जो मथुरा वाला मामला मैं बता रहा हूं आपको, जो वहां के बहुत सारे स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि मथुरा भी जो बेचारे वोटर थे, ये जानकर आपको हैरानी होगी, उनके वोटर कार्ड जो है इलेक्शन से 2 दिन पहले टीएमसी के क्लब वाले लोग ले लेते थे। एक क्लब कल्चर है पश्चिम बंगाल में, और क्लब कल्चर क्या है, हर मोहल्ले में एक क्लब बना हुआ है। वो क्लब टीएमसी के पार्टी वर्कर्स होते हैं, उसमें उस मोहल्ले के सारे नौजवान बच्चे होते हैं, और वही समझिए उनकी शाखा है टीएमसी की, बाल शाखा। उसमें 5 रुपए में डीम भात का इंतजाम है। उसके बाद उनके पास पूरी मैपिंग है इलाके में कि कौन कहां वोट दे रहा है। तो उनको पता है कि ये मथुरा वोटर बीजेपी को वोट देने जाएगा, तो 2 दिन पहले उसका पहले जिन मथुरा के पास रख लिया जाता था, और वो डर के मारे बेचारा मथुरा कुछ नहीं बोलता था। उसको पता था कि टीएमसी सरकार है, उसको कहा जाता तुमको सारे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तुम्हारे बच्चों के स्कूल में एडमिशन भी रहेंगे, सारे भत्ता मिलते रहेंगे सरकार की तरफ से, बस तुम्हें वोटर आई कार्ड हमें दे देना है। तो ओवरऑल मथुरा लगता था। तब तो संजीव जी, मैं पूरा कर लूं, एक इलेक्शन कमीशन पर और दूसरा केंद्र सरकार पर यह होगा कि वो क्या इस प्रकार से चुनाव आयोग के कहने पर इतनी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मुहैया नहीं करवा पाती हैं कि कम से कम लोग फेयर तरीके से वहां पर मतदान कर सकें। क्या आपको नहीं लगता है तब तो इसमें तो फेल्योर जो है वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की भी है? देखिए बिहार और यूपी, देखिए चुनाव आयोग का कोई अपना तंत्र नहीं है। चुनाव आयोग राज्य की मशीनरी का, एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी का ही इस्तेमाल करके इलेक्शन करवाता है। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग का बजट इतना नहीं है कि वो हर जगह जिले में उनके कोई अधिकारी है अलग से, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसी के साथ चुनाव करवाती है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बदनाम तो यूपी और बिहार है। हिंसा देखनी है तो बंगाल जाइए, भय देखना है तो बंगाल जाइए। लोग डर के मारे बोलते नहीं कि वो किस पार्टी को वोट देंगे, और बोलने से पहले दाएं बाएं देखते हैं कि क्लब वाले लड़के तो नहीं है। तो देखिए मैं यही कहता हूं कि ठीक है, मान लीजिए बीजेपी टक्कर में आएगी, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी, मुझे लगता है कि जब तक टीएमसी का क्लब कल्चर पावरफुल है तब तक बीजेपी दूर रहेगी, क्योंकि अभी भी लोगों को भय है। और जो 2021 के चुनाव में हुआ था उस पूरे देश ने देखा था, प्रवीण कैसे खेला होवे गाना बजा बजाकर पूरे गांव में टारगेट किया गया था। तब तो संजीव जी ये 91 लाख वोटर अगर एलिमिनेट किए गए हैं, और इसमें आप ये सोचिए कि ये तो उनको ही किया गया, हालांकि इसका कोई ऑथेंटिक डेटा अभी तक नहीं आया है कि इन 91 लाख में कितने लाख वोटर जो है वो पिछली बार मतदान कर चुके हैं, इसका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है और आना भी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आपको लगता है ऐसा कि अगर इसमें से अगर 90% लोग अगर वोट कर रहे थे और इस बार वो वोट नहीं करेंगे, तो ये टोटल वोट उसमें से अगर आप 1.5 लाख मतुआ समुदाय के वोटर को हटा दीजिए, तो अधिकांश वोटर समूह जो है वो टीएमसी को वोट किया करते थे। तो फिर क्या वो वोट जो कम हुआ है उसका सीधा असर ममता बनर्जी के ऊपर नहीं पड़ेगा, टीएमसी के ऊपर नहीं पड़ेगा, और इसका सीधा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? देखिए बड़ा बहुत ही कठिन है कहना, क्योंकि दक्षिण बंगाल में अगर आप जाएंगे अभी भी, चाहे वो हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, आपको ठीक है बीजेपी की दिल्ली से बहुत हवा लगती है, लेकिन वहां आपको हो सकता है अंदर अंदर लोग सपोर्ट करते हो बीजेपी, खुल के नहीं बोल पाते। बीजेपी के पास ढंग के कैंडिडेट नहीं है साउथ बंगाल, 145-46 सीटें हैं साउथ बंगाल, ढंग के कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात, वहां लड़को टीएमसी के तरफ से ही हिंदू समाज के लोग ही पॉपुलर लोग लड़ रहे हैं। तो आप नैरेटिव बना सकते हैं, जैसे तेजस्वी देखिए कितना उन्होंने नैरेटिव बनाया, लेकिन आखिरकार जीतता कौन है? जिसके पास मशीनरी है, जिसके पास मैकेनिज्म है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास सवाल संजीव जी इसलिए पूछ रहा हूं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि मीडिया में लगभग इस प्रकार की चर्चाएं अब होने लगी हैं कि अगर 29 सीट, जिसको लेकर हम लोगों ने कल चर्चा की भी थी
कि अगर 29 सीट पर, जिस पर मार्जिन बहुत कम था, वो सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है इस बार, और 77 सीट में से अगर 70 सीट भी वो रिटेन करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी होती है, और ये जो 91 लाख वोटर एलिमिनेट किए गए हैं, इसमें से अगर 50 विधानसभा सीट पर भी इसका असर देखा गया, क्योंकि ओवरऑल तो अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो हर सीट पर लगभग लगभग 5,00,000 के आसपास ही वोट एलिमिनेट हुए हैं, और अगर आप ऐसे देखिए कि उसमें जो बहुतायत संख्या जहां पर मुस्लिम आबादी थी, वहां पर अगर 20,000 30,000 बताया तो गया, एक एक विधानसभा में 60,000 तक एलिमिनेट किए गए हैं। तो अगर वो वोटर इस प्रकार से एलिमिनेट हुआ और वो सीट शिफ्ट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो फिर क्या मामला पलट सकता है क्या? देखिए, मैंने एक ट्रेंड देखा है, ये बड़ा कहना मुश्किल है पलटेगा नहीं, क्योंकि एक ट्रेंड देखिएगा, अगर वो डाटा का चार्ट हो अपने पास तो हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है प्रवीण जी, तो बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट का अंतर कम हो जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं, 2019 में बीजेपी को 40.6% वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, और टीएमसी को 43.7% वोट मिला था, और उस समय कोई ऐसा आया नहीं हुआ था। आप सोचिए, यानी 2-2.5% का ही अंतर रह गया था बीजेपी और टीएमसी में। की बात कर रहे हैं 2019 का जी, 2024 में भी जी, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव, हम अपने दर्शकों को वो चार्ट भी दिखाने की कोशिश करेंगे